नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका वो है एनिमल मैन्योर। मतलब क्या होगा, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका उत्पादन या जिनका निर्माण जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एनिमल मैन्योर। ये वापस से दो हिस्से में डिवाइडेड है। पहले हमने डिस्कशन किया था बल्की और कंसंट्रेटेड। अब बल्की कंसंट्रेटेड के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, सीधा डिस्कशन करते हैं। बल्की जो एनिमल है, ठीक है, बल्कि एनिमल मैन्योर में गोबर की खाद, FYM सुना होगा ना। दूसरा है नाइट सॉइल, मतलब मानव विष्ठा। ठीक है, मानव विष्ठा मतलब क्या है आपका, जो कि ह्यूमंस के एक्सक्रीशंस के थ्रू, ठीक है, आपके डाइजेशन के थ्रू जो निकलता है, उसके पश्चात जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसका उपयोग भी अपन क्या करते हैं, बल्कि, ठीक है, क्या करते हैं, बल्कि मैन्योर में किया जाता है। इसके पश्चात आपका जो तीसरा रहता है वो है बायोगैस स्लरी। मतलब फिर वही जो बायोगैस के उपयोग करने के पश्चात जो गोबर निकल जाता है ना, उसका उपयोग भी आप किसके लिए करते हैं, एनिमल रेसिड्यूल्स, सॉरी एनिमल मैन्योर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये क्या है, बल्कि मतलब क्या है, इनकी मात्रा ज्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व में थोड़ा सा कम पाए जाएंगे। अब देखिए गोबर की खाद के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गोबर की खाद जो रहती है उसमें जो एनपीके का मात्रा रहता है वो रहता है 0.5 अनुपात 0.25 अनुपात 0.5। ठीक है, कितना एनपीके मिलता है, 0.5 रेशियो 0.25 रेशियो 0.5। इसको बनाने की 3 विधियां है। क्या है, इसको बनाने की 3 विधियां है। पहला विधि है आपका, क्या रहता है, गड्ढे, ट्रेंच मेथड जिसको बोलते हैं। गड्ढे में गड्ढा खोदा आपने, वहां पे डाला आपने गोबर की खाद को और कुछ समय के लिए छोड़ दिया, 1 से 2 महीने के लिए, उसमें अपघटन हुआ और इससे क्या हो जाता है, आपका गोबर की खाद तैयार हो जाती है और उसको आप खेत में डाल देते हैं। ये सबसे फेमस मेथड है, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है। ठीक है, दूसरी मेथड आपकी हिप मेथड, मतलब इकट्ठा करके ढेले बना के। देखे ना आपने, गाय ने गोबर किया, उसको इकट्ठा किया, अगले दिन फिर इकट्ठा किया, अगले दिन फिर इकट्ठा किया और पूरे एक बंच बना देते हैं। जब 2-3 महीना हो जाता है उस बंच को उठाते हैं और खेत में डाल देते हैं। लेकिन जो आपका हिप मेथड है या जो एकत्रित करने वाला मेथड है ये अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है। क्यों, किसमें नमी की जो मात्रा रहती है, जो यूरिन रहता है, जो गोबर में नमी रहता है ना, उसका ह्रास होता है। कैसे ह्रास होता है, आप देखेंगे आपने खुला छोड़ा है, रेत रहेगा, मिट्टी रहेगा, वो क्या रहेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सूखा। अब उसमें न्यूट्रिएंट और कम हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट और कम हो जाता है, उसका उपयोग करने में फिर फायदा ही क्या है। अब देखिए गड्ढे बनाने की जो विधि है उसमें लंबाई चौड़ाई को लगभग क्या रहता है, 20 से 22 फीट रखा जाता है, लंबाई को, चौड़ाई को 8 से 10 फीट रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी गहराई रहती है उसको 2 से 3 फीट रखा जाता है। अब ये स्टैंडर्ड साइज है ना, इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, गड्ढे आपके अनुसार। ठीक है, नमक स्वाद अनुसार, गड्ढे आपके अनुसार। जो हिप मेथड है उसकी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं रहती, क्योंकि आपको इकट्ठा करना है, जितना भी आप करना चाहो, जितना आपको गोबर मिल रहा है उतना ज्यादा आप इकट्ठा कर लोगे। तीसरा मेथड जो रहता है वो रहता है बॉक्स मेथड। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, पर इसके बाद भी इसका यूज सबसे कम किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी विधि है, इसमें देख रेख थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं अपन, अलग अलग साइज के बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग साइज के बॉक्स बनाते हैं और उन बॉक्स में अपन गोबर को भर देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इससे नमी का भी ह्रास नहीं होता है, क्योंकि पैक रहता है बॉक्स। ठीक है, और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि देखिए गड्ढे आप बनाइए तो कहीं ना कहीं से वायु आ ही जाएगा, इसमें पूरा सील पैक रहता है। तो अवायवी, इनारोबिक, एनारोबिक जो रहता है, ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू अपघटन बहुत ज्यादा अच्छा होता है और जो आपका पदार्थ निकलता है वो बहुत फायदेमंद रहता है। ये रही आपकी गोबर की खाद, समझ आ गया होगा। 3 मेथड है, तीनों अलग अलग है, क्या रहते हैं उनमें, जो एनपीके का रेशियो, ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेटेड की, सांद्रित जो आपका जीव खाद है उसके बारे में। तो इसमें आपका क्या आता है, फिश मिल, मतलब मक्खी का जो चूरा रहता है। दूसरा रहता है ब्लड मिल, हड्डी का चूरा। तीसरा रहता है ब्लड मिल मतलब रक्त का चूरा, रक्त चूर्ण। तीसरा रहता है आपका बोन मिल, हड्डी का चूरा। फिर है आपका पोल्ट्री वेस्टेज,
मतलब जहां पे कुक्कुट रहते हैं ना, उनके जो वेस्टेज निकलते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एनपीके मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एनिमल मैन्योर के कंसंट्रेटेड पोर्शन में। एनिमल मैन्योर के कंसंट्रेटेड पोर्शन में इसमें क्या रहता है, बल्कि के कंपैरिजन में जो पोषक तत्व हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एज कंपेयर जैसे पोल्ट्री की बात करें तो लगभग जो इसका रेशियो रहता है 3 से 3.5 नाइट्रोजन रहता है, फिर फास्फोरस भी आपका 1 से 2 के आसपास रहता है, और पोटास भी लगभग 1 से 2 के आसपास रहता है। ठीक है, कभी कभार ये रेशियो जो है आपका बहुत हाई चला जाता है। जैसे अगर ब्लड मिल या बोन मिल या फिश मिल की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन रहते हैं वो 5 के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, फास्फोरस भी 3 के आसपास पाए जाते हैं, पोटास भी आपका लगभग अगर आप बात करें तो 4 से 5 के आसपास पाए जाते हैं। तो आप अगर कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको कंसंट्रेटेड की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है? इसके बाद पहला आपका क्लासिफिकेशन था प्लांट मैन्योर, दूसरा क्लासिफिकेशन था एनिमल मैन्योर, तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन था वो था मिक्स। क्या था आपका? मिक्स। मतलब इसमें क्या होंगे आपके प्लांट के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे और एनिमल के कुछ हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। जनरली इसका उपयोग जो रहता है ना, ये बनाना भी बड़ा आसान रहता है और ज्यादातर उपयोग इसी का किया जाता है। क्या है? ज्यादातर उपयोग इसी का किया जाता है, क्योंकि इसमें भी जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और क्योंकि इसमें प्लांट भी ऐड है और एनिमल भी ऐड है, तो क्या रहता है, रेशियो और अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ चावल खाना और सिर्फ दाल पीना उतना टेस्ट नहीं लगेगा, दोनों को मिक्स करके खाइए, टेस्ट मजा आ जाता है। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? पहला है आपका कंपोस्ट, दूसरा है आपका वर्मी कंपोस्ट, फिर है आपका सैविज, और है आपका स्लज। सैवेज और स्लज क्या कहलाता है? मलमूत्र। मलमूत्र सुने ना, मल मतलब सैवेज, मूत्र मतलब स्लरी। मतलब ये क्या है, एक आपका सॉलिड फॉर्म में है, सेवेज आपका सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड आपका क्या है, जो स्लरी आपका है, जो स्लज है आपका वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब नाली में जो कचरे बहते हैं उसमें एक सॉलिड फॉर्म में रहता है और एक क्या रहता है आपका लिक्विड फॉर्म में, वही है। लेकिन ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में कोई भी प्लांट या एनिमल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, घुले हुए कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो कंपोस्ट जो आपको सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, कंपोस्ट क्या रहता है, यह खाद बनाने की ऐसी विधि है। ठीक है, यह खाद बनाने की ऐसी विधि है जिसमें पेड़ पौधों के अवशेषों के साथ साथ जो आपके जीव जंतु हैं उनके भी अवशेषों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों के अवशेषों के साथ ही साथ जीव जंतु का अवशेष का उपयोग किया जाता है, एवं संतुलित अनुपात में विघटन के पश्चात, डिकम्पोजिशन के बाद जो एलिमेंट या मटेरियल हम बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? कंपोस्ट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए, कंपोस्ट भी जो आपका रहता है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, कंपोस्ट भी आपका बहुत अलग अलग रहता है। जैसे कि आपका है नाडेप, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, नाडेप टाका बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर मेथड, ठीक है, फिर आपका एडको मेथड, फिर आपका एडवांस कंपोस्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद है आपका एडवांस बोलते हैं या इसको कभी कभार एक्टिवेटेड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड। फिर है आपका मॉडर्न कंपोस्ट मेथड। ठीक है, मतलब आधुनिक खाद कंपोस्ट बनाने की विधि। ठीक है, इसके बाद है आपका इंदौर मेथड। तो ये अलग अलग मेथड है कंपोस्ट बनाने की। मोस्टली जो आपको याद करना है वो है नाडेप। ठीक है, तो नाडेप में आपको क्या याद करना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है आया है, उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, कि नाडेप की खोज किसने की थी। तो नाडेप की खोज महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नारायण राव पंडरी पांडे। क्या था? नारायण राव पंडरी पांडे। ये आपका पूछा गया सवाल है। तो नाडेप किसने निकाला था? नारायण राव पंडरी पांडे। स्थान पूछा तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद जो इसका आकार पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर कंप्लीट आकार पूछा तो 180 फीट। ठीक है, 180 क्यूब फीट। ठीक है, क्यूब फीट मतलब क्या होता है, इसमें लंबाई भी रहती है, चौड़ाई भी रहती है, ऊंचाई भी रहती है। इसको ऐसे समझेंगे, लंबाई आपकी 12 फीट, चौड़ाई आपकी 5 फीट और जो ऊंचाई रहती है 3 फीट। ठीक है, ये हो गया। अब तीनों को अगर आप इंटू करेंगे तो 12 पंचे 60 या 180, तो 180 फीट में रहता है। अब ये फीट फिर से क्या हो जाएगा, घात में आपका क्या लग जाएगा? क्यूब।
ठीक है, घात में 3 लग जाएगा, क्योंकि इसका फिट इसका फिट इसका फिट में इंटू होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। फिर दूसरा सवाल जो आपको पूछा जाता है, तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि नाडेप में कितने लेयर होते हैं, नाडेप में कितने परत होते हैं। तो नाडेप में फिर से कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं, पहली परत, दूसरा परत, तीसरा परत। उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं, फिर पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत। अब ये परत क्या है, तो याद रखेंगे इसमें अवशेषों को जमाने का ये सीक्वेंस है, ठीक है, अवशेषों को जमाने का सीक्वेंस है। पहले परत में आपका क्या रहता है, बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल मटेरियल को समझेंगे ऐसे पदार्थ जो कि जिनका अपघटन आसानी से हो सकता है, जैसे कि पेड़ पौधे के अवशेष, पेड़ पौधे के अवशेष, ये पहला मटेरियल रहता है। दूसरा मटेरियल आपका क्या रहता है, गोबर पानी, ठीक है, गोबर पानी। और तीसरा जो आपका लेयर रहता है वो रहता है सॉइल का। मतलब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये है, तो पहले हमने क्या किया, पेड़ पौधों के अवशेष को बिछा दिया, उसके बाद क्या है, गोबर और पानी को मिला दिया और उसको इसके ऊपर बिछा दिया, और तीसरे में हम क्या करते हैं, सॉइल के इसके ऊपर बिछा देते हैं। फिर वापस से पेड़ पौधों के अवशेष, फिर वापस से गोबर का पानी, फिर वापस से मिट्टी का लेयर। तो ये लेयर को हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, ऊपर करते जाते हैं, जब तक कि आपका गड्ढा पूरी तरीके से भर ना जाए। अब बात आती है कि इनकी मात्रा कितनी कितनी रहती है। तो जो आपके पेड़ पौधों के अवशेष रहते हैं उसको लगभग 15 क्विंटल के आसपास उपयोग किया जाता है, गोबर लगभग 1 क्विंटल, पानी जो रहता है वो 2000 लीटर, और जो आपका और क्या बचता है, मिट्टी भी जो रहती है, साफ छनी हुई मिट्टी 8 से 10 क्विंटल के आसपास उपयोग किया जाता है। तो आपको मात्रा पता चल गई, लेयर पता चल गए, किसने निकाला ये पता चल गया, तो आपको नाडेप पता चल गया होगा। यहां तक मैं समझ क्लियर है। इसके बाद बेंगलोर मेथड, बेंगलोर मेथड में जनरली इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बेंगलोर मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, CN आचार्य मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बेंगलोर मेथड को क्या बोला जाता है, CN आचार्य मेथड। इसका अगर आपको आकार पूछा 631 मीटर, 6 लंबाई, 3 चौड़ाई, 1 ऊंचाई या गहराई बोल सकते हैं, या फिर 12 इंटू इसको आप क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पूछा जाता है एडको, ठीक है, क्या पूछा जाता है, एडको। एडको पहला चीज कहां से निकाला गया था, ब्रिटेन से, इंग्लैंड से निकाला गया मेथड था। इसमें क्या करते हैं, एडको पाउडर का उपयोग करते हैं, और एडको पाउडर ही पूछा जाता है, ठीक है। एडको पाउडर में क्या रहता है, आपका यूरिया रहता है, साइनामाइड रहता है, अमोनियम फास्फेट रहता है, ठीक है, अमोनियम फास्फेट, साइनामाइड और यूरिया, सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका एडवांस कंपोस्ट एक्टिवेटेड कंपोस्ट, ये आधुनिक विधि है, ठीक है, मॉडर्न मेथड जैसे ही है, इसमें कंपोस्ट को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, फलाना दिखाना। फिर लास्ट है आपका इंदौर मेथड। इंदौर मेथड में क्या है, आपका इंदौर से बनाई गई विधि है, ठीक है। इसमें 33 खाने बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें बार बार पलटना पड़ता है, आपके जो भी पदार्थ आप डाले जाते हैं, जबकि बेंगलोर मेथड में बिल्कुल नहीं पलटना पड़ता, एक बार आप डाल दीजिए बन जाएगा। नाडेप में भी सेम चीज है। तो ये आपका क्या रहा, मिक्स्ड में जो भी डिस्क्रिप्शन था कंपोस्ट का। अब देखिए कंपोस्ट में एक और भी आता है, वर्मी कंपोस्ट, दूसरा जो मैंने लिखा था, ये भी आपका पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछे जाते हैं कि वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुआ खाद। तो सबसे पहला चीज क्या यूज होगा उसमें, केंचुआ, सबसे पहला चीज केंचुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पीएटी एग्जाम में आया था, केंचुआ को क्या कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आपका ये था कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। ये आपका ICAR में भी पूछा है, ये आपका BHU में पूछा है, ये आपका वेस्ट बंगाल के एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। फार्मर्स फ्रेंड केंचुआ अर्थवॉर्म को बोला जाता है, क्लियर है। अब इसी अर्थवॉर्म का उपयोग करके क्या बनाते हैं अपन, वर्मी कंपोस्ट। कैसे बनाते हैं, हम केंचुओं को मिट्टी के बीच में, अवशेषों के बीच में डाल देते हैं, ये उनको खाता है, एक्सक्रेट करता है, और जो भी मल निकालता है वो क्या रहता है आपका, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल रहता है, फर्टाइल मटेरियल रहता है, यही आपका क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि स्पीसीज किसका यूज किया जाता है, तो इसेनिया फेटिडा, ठीक है। इस स्पीसीज का उपयोग 90% वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिए इसेनिया पेटिडा, क्लियर है, ये सबसे मेन स्पीसीज है। इसके बाद 1 वर्ग मीटर में लगभग 1500 से 2000 केंचुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 1 वर्ग मीटर में कितने केंचुओं का उपयोग किया जाएगा, 1500 से 1000 से दिख रहा है आपको, 1500 से 2000 केंचुओं का उपयोग। इसके बाद आती है कि वर्मी कंपोस्ट का आकार क्या रहता है,
40 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2 फीट गहरा या ऊंचा। क्लियर है? टोटल कितना आ जाएगा? 240 फीट। अब देखिए, अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो हमेशा याद रखेंगे कि 1 मीटर बराबर 3.2 फीट, 3.28 के आसपास रहता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, आपको मीटर में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया? केंचुआ खाद क्या है, केंचुआ खाद के आकार क्या रहती है, केंचुआ खाद में कितने केंचुओं का उपयोग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। कौन सा स्पीसीज है, मतलब आपका जो है मैन्योर, जो मिक्स्ड मैन्योर है, वो भी आपका खत्म होता है। ठीक है, अब जो उसके और भी बाकी बचे थे, स्लज था, सेवेज था, उसका वही है कि जो नाले में आप देखेंगे ना, जो भी आप, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि हमने क्या किया, घर में जो भी कचरा रहता है उसको पकड़े फेंक दिए। वो कचरा क्या रहता है, किसी नाले में मिक्स हो गया या किसी एक जगह इकट्ठा हो गया। अब वो कचरे में क्या हमने खाने के पदार्थ को भी मिलाया था, पेड़ पौधों के अवशेषों को। पेड़ पौधे के अवशेष मतलब जैसे मान लीजिए आपने आलू छीला, छिलके को फेंक दिया, कुमड़ा, कद्दू, टमाटर जो भी था सड़ा हुआ था उसको फेंक दिया। अब वो बहुत अच्छा, आपको ये चीज पता हो या ना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी खाने में, जो किचन में हम जो भी वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं ना खाने के, वो बहुत अच्छा खाद बनाने का काम करता है। बहुत अधिक मात्रा में उसमें एनपीके रहता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि उन जो भी पदार्थ आपको फेंक रहे हैं ना, उसको एक काम कीजिए, एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए। प्लास्टिक को मत ऐड कर दीजिएगा ना, वैसा नहीं कि अमूल का डब्बा या कोई दूध का पैकेट फाड़े और उस प्लास्टिक को भी ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो खाने के पदार्थ है ना, चाहे जो आप वेस्ट मटेरियल, जैसे खा लेने के पश्चात भी जो थाली साफ करने के पहले का जो मटेरियल बच जाता है, उसको भी आप एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, उसको सड़ने दीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं घर में उसको बना रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि किसी किसान में या किसी एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, किसान को दे दीजिए, या फिर खुद ही आप बना सकते हैं। उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसको सड़ाने का, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होने दीजिए। उसके बाद जो मटेरियल निकलेगा बदबू देगा। ठीक है, लेकिन वो मटेरियल जो है खाद के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में मेरे अकॉर्डिंग मैन्योर का क्लासिफिकेशन, किस किस मैन्योर में क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजर क्या होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में थी फर्टिलाइजर क्या है, आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाया जाता है, कारखाने में बनाया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन में क्या रहता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कंपाउंड फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर और सॉइल अमेंडमेंट्स। फिर स्ट्रेट में आपका आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कंपाउंड में अलग अलग आएंगे, मिक्स में अलग अलग आएंगे, सॉइल अमेंडमेंट्स में जिप्सम, ये सब। तो इसके बारे में डीप स्टडी, जो पूरा क्लियर क्लासिफिकेशन है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।